तो हमारा टॉपिक कंप्रेशन मेंबर चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ठीक है, इसके अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट आज हम लोकल बकलिंग क्राइटेरिया देखेंगे कि कंप्रेशन मेंबर में लोकल बकलिंग क्राइटेरिया आपका क्या होता है या लोकल बकलिंग फिनोमिना क्या होता है। ठीक है, तो लोकल बकलिंग की अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूं कि व्हाट इज लोकल बकलिंग। ठीक है, तो देखो लोकल बकलिंग आपका क्या कहलाता है समझना यहाँ पे। इफ इंडिविजुअल पार्ट्स और प्लेट एलिमेंट बकल। क्लियर, अगर हम ओवरऑल एक कंप्रेसर मेंबर की बात करें, कॉलम की बात करें, तो फ्लैंज प्लेट होती है आपकी और वेब प्लेट आपकी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इफ इंडिविजुअल पार्ट, एक इंडिविजुअल पार्ट्स की बात कर रहे हैं या फिर किसी प्लेट एलिमेंट की बात कर रहा है, अगर वो बकल हो जाता है विदाउट ओवरऑल बकलिंग ऑफ मेंबर। क्लियर, जो मेंबर आपका है ओवरऑल बकलिंग की जगह पे उसके पहले ही कोई इंडिविजुअल पार्ट या प्लेट एलिमेंट बकल हो जाता है, तो इस फिनोमिना को लोकल बकलिंग या लोकल इनस्टेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर, ओवरऑल बकलिंग के पहले मेंबर में क्या हो जाना है, किसी इंडिविजुअल पार्ट्स का बकल हो जाना या प्लेट एलिमेंट का बकल हो जाना, दैट्स कॉल्ड द लोकल बकलिंग। वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका लोकल बकलिंग कहलाता है। ठीक है, अब कंप्रेशन मेंबर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जैसे मैंने बोला फ्लैंज आपका होता है, वेव आपका होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दो टाइप की आपको बकलिंग देखने को मिलेगी, एक तो फ्लैंज प्लेट के अंदर आपको बकलिंग देखने को मिलेगी और एक आपको वेव प्लेट के अंदर बकलिंग देखने को मिलेगी। क्लियर, तो फ्लैंज लोकल बकलिंग आपकी क्या कहलाती है कि इफ विड्थ ओवर थिकनेस रेशियो ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज। क्लियर, जो कंप्रेशन फ्लैंज आपका है उसका विड्थ ओवर थिकनेस रेशियो, विड्थ ओवर थिकनेस रेशियो जो आपका है अगर वो सर्टेन लिमिट से क्या है, ज्यादा है। विड्थ ओवर थिकनेस की यहाँ पे बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, विड्थ ओवर थिकनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो विड्थ ओवर थिकनेस आपका क्या हो जाएगा देखो आप यहाँ पे, ये मान लो आपकी विड्थ हो गई, ये आपकी थिकनेस हो गई। अगर ये आपका ग्रेटर देन है किससे, सर्टेन लिमिट से, यही बोला है। विड्थ ओवर थिकनेस रेशियो जो आपका है, विड्थ ओवर थिकनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज जो आपका है, अगर वो ग्रेटर देन है सर्टेन लिमिट से, तो इसको बोला जाता है कि जो आपका फ्लैंज है वो लोकली आपका क्या हो गया है, बकल हो गया है। और इस ओवरऑल बकलिंग को आप फ्लैंज लोकल बकलिंग के नाम से जानते हो। किससे जानते हो, फ्लैंज लोकल बकलिंग के नाम से जानते हो। ठीक है, तो विड्थ बाई थिकनेस का रेशियो, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेव लोकल बकलिंग, तो वेव लोकल बकलिंग की मैं बात करूंगा तो डेप्थ ओवर थिकनेस का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, डेप्थ, डेप्थ किसकी आ जाएगी, वेव प्लेट जो आपकी है उसकी डेप्थ आ जाएगी और वेव प्लेट की आपकी क्या आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी। अगर मैं बोलूं ए बी आपका क्या हो जाता है, सर्टेन लिमिट से ग्रेटर देन हो जाता है, सर्टेन लिमिट से। अब ये सर्टेन लिमिट आपकी आईएस कोड ने क्या करके रखी होगी, फिक्स करके रखी होगी, इस पे अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, इस पे अपन बाद में बात करेंगे, पहले आप बस समझ लो। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो आपका क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर आपका फ्लैंज प्लेट जो आपकी है वो आपकी बकल हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव प्लेट आपकी, वेव प्लेट आपकी बकल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेव प्लेट आपकी बकल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको वेव लोकल बकलिंग बोलोगे और इसको फ्लैंज लोकल बकलिंग आप बोलोगे। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया कि लोकल बकलिंग आपका क्या कहलाता है कि ओवरऑल बकलिंग ऑफ द मेंबर के पहले। क्लियर, मतलब ओवरऑल बकलिंग आपकी मेंबर के अंदर नहीं हुई है लेकिन किसी इंडिविजुअल पार्ट या फिर प्लेट एलिमेंट आपका बकल हो गया है, तो उसको आप लोकल बकलिंग के नाम से जानते हो या फिर लोकल इनस्टेबिलिटी के नाम से जानते हो। किससे जानते हो,
लोकल बकलिंग के नाम से जानते हो, ठीक है, या फिर आप किस नाम से जानते हो, लोकल इनस्टेबिलिटी के नाम से जानते हो। किससे जानते हो, लोकल बकलिंग के नाम से जानते हो और लोकल इनस्टेबिलिटी के नाम से जानते हो, ठीक है, क्लियर है? हाँ, आया समझ में आपको? अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये आपका एक अपन बात कर रहे हैं, एक सेक्शन बना हुआ है, कॉलम सेक्शन की बात कर रहा हूँ, कॉलम आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि जो हमारा कॉलम है उसके अंदर, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, समझना यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये आपका क्या है, ये आपका है फ्लैंज प्लेट, ठीक है, ये आपकी क्या है, फ्लैंज प्लेट है, ठीक है। तो इस फ्लैंज प्लेट के अंदर आप एक चीज को नोटिस करो यहाँ पे कि भाई जो इसके अंदर ये बकलिंग आपकी हो रही है, वो बकलिंग आपकी किस टाइप की हो रही है, इस टाइप से हो रही है, ठीक है, इस टाइप से आपको ये बकलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन आपकी रहेगी, ऐसा अगर आप देखोगे लंबाई में, ठीक है, तो इस टाइप से आपका रहेगा, रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपका ये इस टाइप से वेव्स आपकी बन रही है, रिंकल्स आपके बन रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी इस टाइप से आपके क्या हो रहे हैं, वेव्स का निर्माण हो रहा है, या फिर आप इसको रिंकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई लोकल बकलिंग जो आपकी है, चाहे हम वो वेब प्लेट की बात करें, चाहे हम वो फ्लैंज प्लेट की बात करें, क्लियर, इसके अंदर जो लोकल बकलिंग आपकी होती है वो आपकी फॉर्म होती है रिंकल्स एंड वेव्स के फॉर्म में, क्लियर, इसके फॉर्म में होती है, रिंकल्स एंड वेव्स के फॉर्म में आपका यहाँ पर लोकल बकलिंग होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका लोकल बकलिंग, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लोकल बकलिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये आपका लोकल बकलिंग आपकी यहाँ पे अकर्स हुई है, लोकल बकलिंग अकर्स जो आपकी हुई है किस फॉर्म में हुई है, लोकल बकलिंग इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, इन फॉर्म ऑफ wrinkles एंड वेव, ठीक है, रिंकल्स एंड वेव के फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लोकल बकलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे सेक्शन देख सकते हो, ये आपका आई रोल्ड सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकल बकलिंग की। तो मैंने आपको क्या बोला है कि भाई जो लोकल बकलिंग आपकी होगी वो आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी, क्लियर, क्या मिलेगी, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। किस फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, आपको ये देखने को मिल रही है रिंकल्स एंड वेव्स के फॉर्म, ठीक है, इस टाइप से आपको ये लोकल बकलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, लोकल बकलिंग आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक, अब आपको एक सेक्शन मैंने यहाँ पे ही बनाया हुआ है,
ये आपका TW हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका है ये आपका TF हो जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका जो है ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सेक्शन आपका है इसमें आपने क्या किया, इस सेक्शन के अंदर आपने क्या किया, आपने इस टाइप से फॉर एग्जांपल बेल्ट से आपने इसको जोड़ा, अलग अलग प्लेट आपकी, ठीक है। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि लोकल बकलिंग इन वेब प्लेट, यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले तो ये लिख लो यहाँ पे कि ये है क्या चीज। ठीक है, ये लोकल बकलिंग आपका है। तो लोकल बकलिंग इन वेब प्लेट, लोकल बकलिंग इन वेब प्लेट एंड कवर प्लेट एंड कवर प्लेट, क्लियर। वेब प्लेट एंड कवर प्लेट के अंदर जो लोकल बकलिंग आपकी है, कवर प्लेट इन कंप्रेशन मेंबर, इन कंप्रेशन, in compression member, in compression member occurs in the form of, occurs in the form of, occurs in the form of wrinkles and wave, wrinkles and wave, ठीक है। अब जब लोकल बकलिंग आपकी अकर्स होगी तो इस टाइम पे क्रिटिकल स्ट्रेसेस भी आपकी जो हैं वो भी आपकी क्या होंगी, वो भी आपकी डेवलप होंगी, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल स्ट्रेसेस एट विच, क्रिटिकल, क्रिटिकल स्ट्रेसेस एट विच, क्लियर। इस टाइम पे जो क्रिटिकल स्ट्रेसेस आपकी होंगी दे अकर्स इज गिवन बाय, दे occurs is given by, हाँ जी, क्रिटिकल स्ट्रेसेस आपकी क्या हो जाएंगी, हाँ पता है, आप में से किसी को पता है क्रिटिकल स्ट्रेसेस, क्रिटिकल स्ट्रेसेस जो आपकी होंगी उसको आप FCR से रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका क्या होता है, K इंटू पाई स्क्वायर, K इंटू पाई स्क्वायर इंटू E, ठीक है। डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 12, 1 माइनस म्यू का स्क्वायर डी बाई टी का जो आपका रेशियो रहेगा इसका भी आपका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा म्यू का स्क्वायर आएगा, ओवरऑल स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे,
म्यू का स्क्वायर होगा, फिर आपका ये आएगा। ठीक है, तो लोकल बकलिंग जब अकर्स होगी उस टाइम पे जो आपकी क्रिटिकल स्ट्रेसेस होंगी वो क्रिटिकल स्ट्रेसेस आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, ये आपकी क्या रहेंगी, क्रिटिकल स्ट्रेसेस यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, अब जैसे ये जो रोल्ड सेक्शन आपका है ना, ठीक है, ये जो रोल्ड सेक्शन आपका है ना, तो ये रोल्ड सेक्शन के ऊपर मैंने क्या की, एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दी और इसको क्या कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सेक्शन आपका बनेगा, ये आपका सेक्शन कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन आपका होगा, ये आपका बिल्ट अप सेक्शन होगा। ठीक है, अब आप बिल्ट अप सेक्शन में देखो कि ये जो रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है, तो ये जो पोर्शन आपका आएगा, ये जो पोर्शन आपका आएगा, ये पोर्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्शन आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा हुआ है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं बात करूं तो के जो आपका है वो के आपका क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, के आपका यहाँ पे क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। अच्छा, ई जो आपका है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ई क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर, ये आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। म्यू आपका जो यहाँ पर है वो आपका पॉइजन रेशियो है, वो आपका क्या है, पॉइजन रेशियो है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो आपने क्रिटिकल स्ट्रेसेस निकाली है, एफसीआर आपने निकाली है, वो क्या हो गई है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है आपकी, इसके वो हो गई है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी बाई टी के रेशियो से। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो आपका है, अगर आप बढ़ाओगे तो क्रिटिकल स्ट्रेसेस आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो गया है। ठीक है, आया समझ में। कहने का मतलब ये है कि बी बाई टी का जो रेशियो है, अगर आप उसको एडजस्ट करते हो, क्लियर, तो क्या होगा, एफ सी आर ग्रेटर द स्ट्रेस देन द स्ट्रेस एट विच ओवरऑल फेल्यूर ऑफ सेक्शन अकर्स। कहने का मतलब समझना है आपने, देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि इफ बी बाई टी का जो रेशियो आपका है, इसको मैं क्या करता हूं, एडजस्ट करता हूं, एज एडजस्टेड। अगर इसको एडजस्टेड करता हूं तो क्या होगा, सच दैट एफसीआर ग्रेटर देन, अगर एफसीआर आपका ग्रेटर होता है तो क्या होगा, देन द स्ट्रेस एट विच, देन द स्ट्रेस at which greater than the stress at which overall failure of stress at which overall overall failure of section occur, overall failure of section occurs. Hence, local buckling will not occur. Hence, local buckling will not occurs. ठीक है, prior to overall failure, prior to overall failure। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इफ बी बाई टी इज एडजस्टेड सच दैट एफ सी आर ग्रेटर, एफ सी आर अगर ग्रेटर होगा तो जो स्ट्रेसेस आपकी होंगी इस टाइम पर,
तो ओवरऑल फेल्यूर ऑफ सेक्शन आपका यहाँ पर अकर्स हो जाएगा, मतलब सेक्शन आपका पूरा का पूरा एक साथ फेल होगा। लेकिन लोकल बकलिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकर्स होगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारा जो सेक्शन है अगर वो फेल यहाँ पे होता है, बकल अगर होता है तो पार्ट में हो, इंडिविजुअल पार्ट में हो, क्लियर, ओवरऑल सेक्शन फेल्यूर ना हो, क्लियर। तो आईएएस कोड यहाँ पे कुछ वैल्यू आपकी रिकमेंड करता है, क्लियर। हेंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव कॉन्सेप्ट, हेंस hence on the basis of above concept, IAS code recommended that above concept, IAS code recommended, IAS code recommended that, IAS कोड आपको क्या रिकमेंड करता है? हाँ, ये तो पढ़ा होगा, देखो यार आप लोगों ने, बताओ जल्दी से। अरे आप लोगों ने तब आप लोगों ने आईएएस कोड के अंदर एक क्राइटेरिया देखा होगा, देखा होगा ना। बोलो जल्दी से, देखा या नहीं देखा? तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर फ्लेंज, जो आपकी फ्लेंज प्लेट है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि जो बी बाई टी का रेशियो होता है, क्या होता है, बी बाई टी का रेशियो होता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16, 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो विड्थ होगी, जो बी आपकी होगी वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो बी आपका है अगर वो 16 इंटू टी से ज्यादा हो जाता है तो हम इस पोर्शन को अकाउंट नहीं करते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए। क्या बोलोगे? द पोर्शन ऑफ बी, ये बी मैंने मार्क करके भी आपको बताया क्या है, द पोर्शन, द पोर्शन ऑफ बी, जो बी वाला आपका पोर्शन है, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, the portion of B is greater than 16T, 16 into T, not accounted, not accounted, हम इसको अकाउंटेड नहीं करेंगे इसके लिए फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए इसको अकाउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक, अब अपन नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे फॉर वेव, और वेव के लिए अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका भी आपने पढ़ा होगा, आईएएस कोड बोलता है डी बाई, क्या बोलता है, डी बाई
TW should not be greater than 50। और यही अभी आपने पढ़ा था जब मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी, यही आपने डिस्कस किया था। देखो स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन में बता रहा था आपको, लिखा था बी बाई टी का रेशियो सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा होगा तो फ्लेंज लोकल बकलिंग होगा, और डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो जो है सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगा तो वेब प्लेट आपकी बकल होगी। शुरुआत में ही ये मैंने आपको बताया था। तो इसी रेशियो जो सर्टेन लिमिट है ना, वो लिमिट यहाँ पे फिक्स कर दी है, यहाँ पे कर दी है 16 और यहाँ पे कर दी है 50। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई जो ये D है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 इंटू TW। ठीक है, यही बोला है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि द पोर्शन ऑफ D, द पोर्शन ऑफ D आपका है इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 50 इंटू TW, 50 इंटू TW, नॉट क्लियर। अगर ये ज्यादा हो गया तो आप क्या बोलोगे, विल नॉट कंसीडर फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, TW will not consider for strength कैलकुलेशन। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए आप क्या बोल सकते हो, इसको कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये 50 इंटू TW से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो। ठीक है, तो आप क्राइटेरिया समझ गए, लोकल बकलिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। समझ गए ना लोकल बकलिंग का क्राइटेरिया। यहां तक अगर कोई आपको डाउट है तो आप बताओ। हाँ, यहां तक कोई डाउट आपको, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और आगे अपना है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। हम कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर की अपने को पढ़ना है अब डिजाइन, कि हम कंप्रेशन मेंबर को कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर डिजाइन स्टेप्स की यहां पे बात की जाए तो डिजाइन स्टेप्स में क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई जब भी हम कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया आपका इफेक्टिव होगा। जैसा टेंशन मेंबर में क्या था, आपका नेट एरिया इफेक्टिव था, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ग्रॉस एरिया आपका इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर ग्रॉस एरिया कितना रिक्वायर्ड है वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, तो जो लोड आपको दिया गया है इस लोड को आप सिग्मा एसी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो।
ठीक है, सिग्मा एसी की यहां पे बात करेंगे तो देखो सिग्मा एसी कौन सा, सिग्मा एसी भी तो आपने यहाँ पे चूज किया होगा, हाँ किया होगा कि नहीं। ठीक है, अब सिग्मा एसी कैसे आपने चूज किया होगा, हाँ समझना है यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि टू कैलकुलेट ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, टू कैलकुलेट ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, बी रिक्वायर्ड सिग्मा एसी, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सिग्मा एसी की रिक्वायरमेंट होगी, बट सिग्मा एसी डिपेंड्स ऑन लैम्डा, सिग्मा एसी जो आपका है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, hence b cannot a direct solution, hence b cannot a direct solution, हमारे पास अब कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि हम सिग्मा एसी को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है, आई बात समझ में आपको, टू कैलकुलेट ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, अगर मुझे ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे रिक्वायरमेंट है एक तो सिग्मा एसी की, क्लियर, किसकी रिक्वायरमेंट है, सिग्मा एसी की रिक्वायरमेंट है, और सिग्मा एसी जो है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो भाई अब हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, नहीं तो क्या होता कि अगर ये लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता तो हमारे पास एक फॉर्मूला था सिग्मा एसी का, मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला, क्या था 0.6 इंटू एफ बाई इंटू एफसीसी डिवाइड बाई एफसीसी की पावर 1/4 प्लस एफ बाई की पावर 1/4 और इनका होल पावर आपका 1/1 यही था आपका, हाँ यही था ना, बट यहाँ पे कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन तो है नहीं, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, हाँ तब आप यहां पर अब क्या करोगे, हेंस बी यूज hence be use trial and error मेथड, हमें ट्रायल एंड एरर मेथड पर जाना पड़ेगा। अभी ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब ये डिजाइन भाई बहुत लंबी जा सकती है, क्योंकि आप जा रहे हो ट्रायल एंड एरर मेथड पे, और ट्रायल एंड एरर मेथड पे जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली सिग्मा एसी और लेमडा की कुछ वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेमडा और सिग्मा एसी की कुछ वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, बी एज्यूम वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, बी एज्यूम वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी एंड लैम्डा, सिग्मा एसी और लैम्डा की वैल्यू को आप अज्यूम करोगे, क्लियर, और इसके साथ आप क्या करोगे, टू स्टार्ट विथ, और आप इसके साथ स्टार्ट करो,
अब आपके मन में क्वेश्चन, सर ऐसे कैसे, क्या वैल्यू अज्यूम कर लेंगे हम? अरे वो भी बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको अज्यूम करनी है तो उसके लिए समझो, अगर ठीक है तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहां पर समझना आप कि हमारे पास सेक्शंस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल होंगे? हाँ जी, क्या बता रहे हो, कौन सा सेक्शन अवेलेबल होगा? रोल्ड सेक्शन अवेलेबल होगा। कौन सा होगा? रोल्ड सेक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। रोल्ड सेक्शन अभी आपको बताया था क्या होता है रोल्ड सेक्शन। अच्छा, दूसरा क्या होगा हमारे पास? बिल्ट अप सेक्शन अवेलेबल होगा। बिल्ट अप सेक्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बिल्ट अप सेक्शन अवेलेबल होगा। तो मेरे पास दो सेक्शन हो गए। एक तो हमारे पास हो गया है कौन सा सेक्शन? एक तो हमारे पास हो गया है रोल्ड सेक्शन अवेलेबल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हो गया है बिल्ट अप सेक्शन अवेलेबल। दूसरा हमारे पास क्या हो गया है? बिल्ट अप सेक्शन हमारा अवेलेबल हो गया है। ठीक है, अब अगर रोल्ड सेक्शन की बात की जाए तो रोल्ड सेक्शन के लिए आप बोल सकते हो सिग्मा एसी जो अज्यूम आप करोगे, ठीक है। देखो, सिग्मा एसी एज्यूम्ड बिटवीन किसके बीच में? 60 टू 80 एमपीए के बीच में। 60 टू 80 एमपीए के बीच में आप इस वैल्यू को अज्यूम कर लो, ठीक है। और वहीं अगर मैं बिल्टअप सेक्शन में बात करूं तो सिग्मा एसी एज्यूम्ड या सिग्मा एसी टेकन बिटवीन 100 टू 1110 सॉरी 110 एमपीए, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहां पे अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे आप 60 टू 80 एमपीए के बीच में एज्यूम कर लो और वहां पे आप 100 टू 110 के बीच में आप एज्यूम कर लो। सिग्मा एसी जैसे ही आपने एज्यूम किया, आप क्या करोगे? ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड निकाल लोगे। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? ग्रॉस एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यही तो चाहिए था आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? कैलकुलेट एजी रिक्वायर्ड। इसके बाद ये तो स्टेप नंबर आपकी फर्स्ट ही थी, ठीक है। इसको लिखे दे, कैलकुलेट एजी रिक्वायर्ड फ्रॉम इक्वेशन ए। और अपन ए फर्स्ट को अपन इक्वेशन ए नाम दिए देते हैं, ये हमारी इक्वेशन ए है, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई? इस ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड जो आपने निकाला है, क्या है जो आपने ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड निकाला है ना, इसके बेसिस पर आप एक सेक्शन को सिलेक्ट कर लो। क्लियर? चूज अ सेक्शन, चूज अ सेक्शन बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड या बेस्ड ऑन
ग्रॉस एरिया कैलकुलेटेड, जो आपने ग्रॉस एरिया कैलकुलेट किया है ना अभी रिक्वायर्ड, उसके बेसिस पर एक सेक्शन को आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, फाइंड द लेमडा, फाइंड आउट द स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब कि लेमडा। ठीक है, किसके लिए, फॉर दैट सेक्शन, फॉर दैट सेक्शन, इस सेक्शन के लिए आप क्या करो, लेमडा को कैलकुलेट करो। क्लियर, इसके बाद क्या करोगे, चेक फॉर लेमडा मैक्स आप लगाओगे। क्लियर, अप्लाई चेक फॉर लेमडा मैक्स, आप लेमडा मैक्स के लिए क्या करोगे, चेक को अप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या निकालोगे यहां पे, जैसे ही आपने लेमडा मैक्स के लिए चेक लगा दिया तो आप यहां पे क्या करोगे, फाइंड आउट, फाइंड आउट सिग्मा एसी प्रोवाइडेड, आप सिग्मा एसी प्रोवाइड को फाइंड आउट करोगे। किसको फाइंड आउट करोगे, सिग्मा एसी प्रोवाइडेड को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे लोड कैरिंग कैपेसिटी, कैलकुलेट कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, आप लोड कैरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करोगे, निकाल दोगे लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी आपकी सिग्मा एसी इंटू एजी, एजी रिक्वायर्ड नहीं आएगा, अब सेक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया है तो ये भी आपका क्या आएगा, प्रोवाइडेड आएगा। ठीक है, तो ये आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकलेगा। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जब लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी आ जाएगी तो आप यहां पे चेक लगाओगे। क्लियर, अप्लाई चेक। ठीक है, और चेक आपका क्या होगा, देखो चेक होगा आपका इफ सिग्मा एसी इंटू एजी प्रोवाइडेड, ये जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी है एक ग्रेटर देन होना चाहिए इस पी से, वर्किंग लोड जो भी आपका रहेगा उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, अगर ये ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, डिजाइन इज सेफ, हेंस डिजाइन इज सेफ, आपका जो डिजाइन होगा वो आपका क्या रहेगा, वो डिजाइन आपका सेफ रहेगा। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं ऐसा बोलूं इफ
सिग्मा ए सी इंटू ए जी प्रोवाइडेड जो आपका है, अगर ये लेस देन हो जाता है पी से, ये कंडीशन बनती है, तो आप क्या बोलोगे, हेंस रिपीट द डिजाइन। हेंस रिपीट द डिजाइन। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन को रिपीट करना पड़ेगा, डिजाइन आपकी क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन बन जाती है तो। ठीक है, अब देखो, अगर आपने रोल्ड सेक्शन लिया है तो आप इसके लिए लोकल बकलिंग पे नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप बिल्ट सेक्शन लेते हो तो आपको लोकल बकलिंग का क्राइटेरिया भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इफ वी यूज बिल्टअप सेक्शन, नेक्स्ट क्या होगा आपका, इफ वी यूज बिल्ट अप section, clear, then we need to check, then we need to check, क्लियर, आपको यहां पे चेक लगाना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर लोकल फॉर लोकल बकलिंग। ठीक है, आपको लोकल बकलिंग का चेक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और लोकल बकलिंग के चेक की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर फ्लैंज, फॉर फ्लैंज आपका जो चेक है वो क्या बोलता है कि बी बाई टी का जो रेशियो है वो आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए 16 से। ठीक है, और दूसरा आपका क्या बोलता है, फॉर वेव टी बाई टी डब्ल्यू आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए 50 से। ठीक है, ये लोकल बकलिंग के आपके चेक हैं, आपको लोकल बकलिंग के चेक लगाने पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल आपका है, डिजाइन द बिल्टअप कॉलम, डिजाइन द built up column, design the built up column 10 meter long, 10 meter long
कितना है, 10 मीटर लॉन्ग है, टू कैरी एन एक्सियल लोड, टू कैरी एन एक्सियल लोड of 750 kilonewton to used two channel placed back to back, to used two channel placed बैक टू बैक, कैसे प्लेस किए गए हैं, बैक टू बैक प्लेस किए गए हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टेकन इज 10 मीटर, ठीक है। एल इफेक्टिव टेकन 10 मीटर, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख लेना इफेक्टिव लेंथ, क्लियर। सेक्शन अवेलेबल, सेक्शन अवेलेबल, कौन कौन से सेक्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो इन्होंने दो सेक्शन की बात की है कि दो सेक्शन इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। वो दोनों सेक्शन कौन कौन से देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो सेक्शन अवेलेबल है वो है ISMC 250, ISMC 250, ठीक है। और इसकी सेक्शनल प्रॉपर्टी आपको देखें रखी हुई है, अगर ये नहीं दिए होते तो आपको स्टील टेबल से लेना होते, क्लियर। 3867 mm², ठीक। नेक्स्ट RXX आपको जो देके रखा हुआ है वो है 99.4 mm, ठीक है, 99.4 mm। RYY आपको दिया है 23.8 mm, 23.8 mm। CYY दिया है 23 mm, CYY दिया है आपको 23 mm। ये ISMC 250 का डेटा दिया गया है। दूसरा सेक्शन है ISMC 300, ISMC 300, और इसका जो डेटा देके रखा है, एरिया आपको देके रखा हुआ है, एरिया जो आपको देके रखा हुआ है वो है आपका कितना, 4564 mm²। RXX जो आपका है 118.1 mm, ठीक है। RYY है 26.18 mm, ठीक है। और CYY आपका है 23.6 mm, क्लियर। कितना है, 23.6 mm, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल हो गया जो क्वेश्चन दिया गया है। दो चैनल सेक्शन हैं जो बैक टू बैक आपके प्लेस किए गए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गिवन डेट में आप देख लो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं गिवन डेट। और गिवन डेट की अगर मैं बात करूं तो लोड अपने को देके रखा हुआ है 750 किलो न्यूटन, और अपने को एल इफेक्टिव भी देके रखा हुआ है 10 मीटर। ये दो चीजें अपने को गिवन डेट यहाँ पर हैं, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे सिग्मा एसी को चूज, ठीक है। और बिल्टअप सेक्शन है तो मैंने 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले लिया। कितना ले लिया, सिग्मा एसी ले लिया 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एजी रिक्वायर्ड, ठीक है, निकालेंगे ना। तो एजी रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा P अपॉन सिग्मा एसी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एजी रिक्वायर्ड जो है तो ये हो गया आपका 750 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 110। ठीक है, तो एजी रिक्वायर्ड कितना आया 68, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6818 mm स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ पे ISMC 250 ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा, टेक ISMC 250, इस ग्रॉस एरिया के बेसिस पे आपने ले लिया 250, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं देखा कि हमारा सेक्शन 250 में फेल होगा या नहीं होगा, ठीक है, अपन ने तो 250 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब 250 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है तो अब मैं क्या निकालूंगा, इस सेक्शन के लिए लैम्डा को निकालना है, क्लियर। तो कैलकुलेट लैम्डा, लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखोगे, अब आर मिनिमम निकालना है अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टू चेक द सफिशियंसी ऑफ चैनल, मुझे चैनल की सफिशियंसी चेक करना है, तो हम मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी को यहाँ पे लेंगे, क्लियर। टू चेक द सफिशियंसी ऑफ चैनल, टू check the sufficiency of चैनल, मुझे चैनल की सफिशियंसी को चेक करना है, तो वी टेक मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो जो हमारा आई बाई बाई कॉम्बी होता है वो आई बाई बाई कॉम्बी हमारा आई एक्स एक्स कॉम्बी के बराबर हो जाएगा अगर हम मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो, ठीक है। तो आर मिनिमम कॉम्बी आपका क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आर मिनिमम कॉम्बी आपका क्या हो जाएगा, तो आर मिनिमम कॉम्बी आपका हो जाएगा आर एक्स एक्स कॉम्बी, कल भी अपन ने देखा था ये आर एक्स एक्स कॉम्बी, और आर एक्स एक्स कॉम्बी जो आपका आएगा तो इसको क्या लिख सकते हो, 2IXX1 डिवाइड बाई 2A1 ग्रॉस एरिया, आपने लिख दिया तो आप लिख दोगे इसको इक्वल टू में RXX1, क्लियर। तो आर मिनिमम कॉम्बी जो होगा वो RXX1 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। और आर एक्स एक्स वन आपका जो है वो कितना है इस सेक्शन के लिए आपका है 99.4 mm, यही है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप इसको नाम दे दो इक्वेशन ए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए लैम्डा इक्वल्स टू 10 मीटर दिया है तो 10 इंटू 10⁻³ mm हो गया, और नीचे आपका आ गया 99.4 आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 100.6, क्या आ जाएगा आपका लैम्डा इक्वल्स टू 100.6। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक टेबल आपको नहीं देके रखी है कि भाई सिग्मा एसी प्रोवाइडेड आप कैसे निकालोगे। ठीक है, टेबल चाहिए आपको सिग्मा एसी प्रोवाइडेड निकालने के लिए, तो टेबल दी नहीं गई है, तो मैं अलग से यहाँ पे लिख के देता हूं गिवन डेट वैसे क्वेश्चन में आपको ये देके रखेगा वो, लेकिन नहीं दी गई है तो यहाँ पे अलग से मैं आपको दे रहा हूँ ये टेबल, याद रखना। ठीक है, ठीक है, आपको टेबल दे रहा हूं यहाँ पे। लैम्डा जो आपका है 100, 1110, ये दो वैल्यू आपको देके रखी है, और इस पर सिग्मा एसी आपको देके रखा है 8472, क्या देके रखा हुआ है 8472, ये देके रखा हुआ है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि आपका जो लैम्डा निकला है वो निकला है 100.6, और इस पर आपको ये सिग्मा एसी निकालना है, इस पर क्या निकालना है सिग्मा एसी निकालना है। क्लियर, तो सिग्मा एसी आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर इंटरपोलेशन। ठीक है, लगाना पड़ेगा ना इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कर क्या रहे हैं। कैलकुलेट सिग्मा एसी प्रोवाइडेड, तो अपन करेंगे यहाँ पर इंटरपोलेशन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहली वैल्यू आपकी क्या है 100, 100 पर कितना है 84। ठीक है, और दूसरी है आपकी 110, 110 पर आपका कितना है 72, सपोज ये मान लो 72। ठीक है, इसको मिला दिया यहाँ पे, कल भी बताया था ये इजी है, आप वो एक फॉर्मूला रटते हो उस फॉर्मूले से तो अच्छा है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है 100.6 पर, 100.6 पर तो आपकी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी 72 हो जाएगी। आप यहाँ पर इस बाई को फाइंड आउट कर लो, इसको फाइंड आउट कर लो, बाई को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ठीक है, बाई को फाइंड आउट कर लो तो क्या आ जाएगा आपका बाई, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा बाई डिवाइड बाई
बाई डिवाइड बाई 84 माइनस 72, 84 माइनस 72, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका 110 माइनस 100.6, ठीक है। और 110 माइनस 100, तो यहां से आपका बाई निकल के आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 11.28, ठीक है। 11.28 आ गया, तो सिग्मा एसी आपका कितना आ जाएगा, हाँ सिग्मा एसी आपका आएगा 72 प्लस बाई, तो ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 11.28, तो सिग्मा एसी आपका आ गया 83.28, सिग्मा एसी आपका कितना आ गया 82 पॉइंट 82 पॉइंट सॉरी 83.28 आपका आ जाएगा, ठीक है। एमपीए लिख दो आप, यूनिट भी इसकी मेंशन कर दो, एमपीए, ये आपका निकल के आ गया सिग्मा एसी प्रोवाइडेड। ठीक है, सिग्मा एसी आपका प्रोवाइडेड आ गया, तो अब आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, कैलकुलेट कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी आप निकालोगे, मतलब सिग्मा एसी आपका जो प्रोवाइडेड आया है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे ग्रॉस एरिया प्रोवाइडेड का, कर दोगे ना, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो सिग्मा एसी प्रोवाइडेड, सिग्मा एसी प्रोवाइडेड आपका है 83.28, तो 83.28 इंटू ग्रॉस एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपने प्रोवाइड किए हैं, तो 2 इंटू A1 आपका आ जाएगा, तो 83.28 इंटू 2, और सेक्शन जो ISMC 250 लिया है उसका एरिया आपको दिया हुआ है 3867, ठीक है 3867 दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, हाँ लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी निकल के यहाँ पे आएगी 64408 644.08 किलो न्यूटन, ठीक है। जब लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल आती है तो इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप करते हो चेक लगाते हो, ठीक है। तो आप चेक लगाओगे, चेक, ठीक है चेक लगाओगे तो क्या होगा आपका, देखो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो आपकी आई है कितनी आई है, चेक क्या लगाना, चेक ये लगाना है कि सिग्मा एसी प्रोवाइडेड जो आपका है इसके अंदर आपने ग्रॉस एरिया प्रोवाइडेड का मल्टीप्लाई किया, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई है भाई वो वैल्यू आपकी जो है वो आपकी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इस लोड से, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इस लोड से, क्लियर। अगर ये सिचुएशन आपकी बनती है तो आपका क्या होगा, हेंस ओके होगा, होगा, यही चेक लगाना है। तो आपकी ये जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई, 64408 644.08 किलो न्यूटन, और जो आपका लोड है वो है आपका 750 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हेंस नॉट ओके, क्लियर, रिपीट द डिजाइन,
क्लियर? ये हेंस ओके की कंडीशन आपकी है, लेकिन हमारी कंडीशन तो यहाँ पे फेल हो गई है, हेंस नॉट ओके आ गया है। हेंस नॉट ओके हमारा आ गया है। अब क्या करोगे? रिपीट द डिजाइन। रिपीट द डिजाइन अगर स्टेप आ चुकी है तो अब आप यहां पे क्या करोगे? नाउ टेक ISMC 300। आप इस सेक्शन को ले लो। इस सेक्शन को आप लोगे, ठीक है? तो सिग्मा एसी पे जो आपने अज्यूम किया है वो किया हुआ है। अब यहाँ पे अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर? कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशियो, सेक्शन ले लिया आपने, क्योंकि स्टेप जहां सेक्शन सिलेक्शन के बाद की स्टेप अपन देख रहे हैं। तो नाउ टेक ISMC 300, इसको लेने के बाद आप क्या करोगे? कैलकुलेट लैम्डा फॉर डेट सेक्शन, फॉर डेट सेक्शन। और इस सेक्शन के लिए हम जब लैम्डा को निकालेंगे तो लैम्डा होगा L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर B नाम। ठीक, फिर क्या आ जाएगा आपका? फॉर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, फॉर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे? हम लेंगे जो आपका आई वाई वाई कॉम्बी है वो बराबर रहेगा आई एक्स एक्स कॉम्बी के। ठीक है, लेंगे ये। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हमारा जो आर मिनिमम होगा वो हमारा हो जाएगा आर एक्स एक्स वन के बराबर हो जाएगा। आर एक्स एक्स वन जो आपका है इस सेक्शन के लिए वो कितना है? 118.1 mm, यही है। क्लियर? तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, और इक्वेशन बी से अगर मैं बात करूं तो लैम्डा हमारा आ जाएगा, लैम्डा हमारा आएगा 10 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाई आर मिनिमम कितना? 118.1। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 84.67। 84.67 ये हमारा लैम्डा यहाँ पे निकल के आएगा। अब ये लैम्डा अगर निकल के आ गया है तो यहां से आप क्या निकालोगे? सिग्मा एसी प्रोवाइडेड। ठीक है, कैलकुलेट सिग्मा एसी प्रोवाइडेड। तो सिग्मा एसी प्रोवाइडेड निकालना है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं गिवन दैट, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है यहाँ पे लैम्डा 80 और 90 के बीच में वैल्यू देके रखी हुई है, और सिग्मा एसी की अगर मैं बात करूं तो 100.7, 100.7 और 92.8 ये वैल्यू आपको देके रखी है 92.8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई लैम्डा हमारा जो निकल के आया वो है 84.67। 84.67 इस पर आपको क्या करना है? सिग्मा एसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? सिग्मा
AC की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अगर इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है तो हमें इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे 80, बीच में आपका आ जाएगा 84.67 और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, 80 पे आपकी जो वैल्यू है वो है आपकी 100.7 और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है आपकी 92.8। ठीक है, अभी तक तो आप अच्छे से सीख गए होंगे कि कैसे अपन यहाँ पे इंटरपोलेशन लगा रहे हैं। ये जो वैल्यू आपकी है ये आपकी 90.8 और अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये आपकी बाई है जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटरपोलेशन आप यहाँ पे लगाओगे तो आप बोल दोगे कि बाई अपॉन आपका क्या हो जाएगा 100.7 आपका है ना। ठीक है, तो 100.7 माइनस 92.8 ये हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, हाँ 90 माइनस 84.67 डिवाइड बाई 90 माइनस 80 ये हो जाएगा। तो यहां से आप बाई की वैल्यू को निकाल दोगे, बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4.21। क्या आएगा 4.21। क्लियर, बाई आपका कितना आ गया 4.21 आ गया, तो बाई आ गया आपका 4.21। ठीक है, तो अगर मैं इस कंप्लीट वैल्यू की बात करूं तो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, हाँ ये कंप्लीट वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 97.01। 97.01 ठीक है, आ जाएगा। तो सिग्मा एसी प्रोवाइडेड जो आपका है ये आपका 97.01 एमपीए निकल के आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या जाओगे, आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम सेक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट मैक्सिमम सेक्शन स्ट्रेंथ और यह आपका जो आएगा वो आएगा सिग्मा एसी प्रोवाइडेड इनटू ग्रॉस एरिया प्रोवाइडेड। सिग्मा एसी प्रोवाइडेड की वैल्यू की बात की जाए तो 97.01 ये आ जाएगा आपका 97.01। ग्रॉस एरिया प्रोवाइडेड मतलब 2 इंटू A1 तो ये आएगा आपका 97.01 इंटू 2 इंटू आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 4564 और यहां से आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 885.5 किलो न्यूटन। जब ये वैल्यू आपकी निकल आएगी तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, आप यहाँ पे चेक लगाओगे, अप्लाई चेक और चेक में डायरेक्ट लगा रहा हूं। अब एक ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो 85.5 किलो न्यूटन जो आपका है वो ज्यादा आ गया है आपका 750 किलो न्यूटन से, आ गया है ना। चेक लगा के देखा अपन ने, आ गया, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हैंस ओके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैंस ओके आपका यहाँ पर हो जाएगा।
अभी अपन ने सेक्शन को चेक किया है कि भाई कौन सा सेक्शन यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। अब देखो ठीक है, सेक्शन जो आप ले रहे हो वो बैक टू बैक प्लेसमेंट आपके सेक्शन का है ना, बैक टू बैक प्लेसमेंट। तो ये स्पेसिंग भी आपको क्या करनी पड़ेगी, डिजाइन करनी पड़ेगी ना, कि कितनी स्पेसिंग आपकी यहाँ पे आने वाली, ये स्पेसिंग को आप डिजाइन करो। करोगे ना स्पेसिंग को डिजाइन, ठीक है, स्पेसिंग को डिजाइन करोगे ना। तो देखते हैं अपन, और स्पेसिंग यहाँ पे आगे, ठीक है। स्पेसिंग के लिए अपन करेंगे तो क्या बोलेंगे स्पेसिंग के लिए, देखो स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई जो हमारा आई एक्स एक्स कॉम्बी है, वो आई एक्स एक्स कॉम्बी हमारा आई बाई बाई कॉम्बी के बराबर है, यही मान के चलते हैं, एस इक्वल टू एस नॉट। ठीक है, तो आई एक्स एक्स कॉम्बी को मैं टू आई एक्स एक्स वन लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टू आई बाई बाई वन प्लस टू ए वन इंटू सी बाई बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। लिख सकता हूं ना, क्लियर। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में क्या करूं, डिवाइड कर दूं डिवाइड, देखो बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए वन, सॉरी ए वन नहीं, ग्रॉस एरिया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू आई एक्स एक्स वन डिवाइड बाई टू इंटू ए वन इक्वल्स टू टू आई बाई वन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस टू ए वन डिवाइड बाई टू ए वन इंटू सी बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं आर एक्स एक्स वन का स्क्वायर, ये मैं ऑलरेडी सिखाया हूं आपको, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकता था लेकिन फिर से मैंने डेराइव्ड करा दिया, ठीक है। आर एक्स एक्स वन का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर बाई बाई वन का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सी बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर। आर एक्स एक्स वन अपने को पता है,
118.1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, और आई आर बाई बाई 1 आपको पता है क्या होगा, 26.18 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपको कितना देके रखा है 23.6, स्पेसिंग तो आपको निकालना है, और ये स्क्वायर आपका हो गया। यहां से स्पेसिंग आप निकाल लोगे और स्पेसिंग आपकी निकल के आएगी 183.12 mm। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे स्पेसिंग निकल कर आ गई। ठीक है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे, समझते चलो। ठीक है, अब जब स्पेसिंग आपकी निकल के आ गई है तो अब आप देखो आगे क्या निकालोगे। कैलकुलेट AG required, that is for P upon sigma AC required। इसकी हेल्प से आप AC रिक्वायर्ड निकालोगे। क्या निकालोगे, सिग्मा AC रिक्वायर्ड। सिग्मा AC रिक्वायर्ड आपका क्या आएगा, सिग्मा AC रिक्वायर्ड आपका आ जाएगा लोड अपॉन AG रिक्वायर्ड जो आपका है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो, P आपको कितना देके रखा है 750, 10⁻³ डिवाइड बाई 2, ग्रॉस एरिया है 4564, जो आपका सेक्शन है उसका जो एरिया आपका है 4564 आपका है, तो यहां से आपका सिग्मा एसी निकल के आ जाएगा 82.16। सिग्मा एसी आपका कितना निकल के आ जाएगा 82.16 MPa, ए आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो सिग्मा एसी आपको मिल गया है, तो सिग्मा एसी की हेल्प से आप लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा रिक्वायर्ड आप निकाल सकते हो। ठीक है, और लेमडा रिक्वायर्ड आपको निकालना है ना, तो लेमडा रिक्वायर्ड के लिए आप ये वाली टेबल का यूज कर लो, 100 और 110। ठीक है, ये टेबल का आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे फिर, कैलकुलेट लेमडा रिक्वायर्ड। अच्छा, लेमडा रिक्वायर्ड निकालना है, तो लेमडा रिक्वायर्ड आपका कैसे निकलेगा, तो देखो लेमडा जो आपका है वो है आपका 100 और 1110, और सिग्मा एसी जो आपका है वो है 84 और 72। ठीक है, और आपका सिग्मा एसी जो यहाँ पे निकल के आया है वो कितना निकल के आया 82.16, 82.16, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको लेमडा निकालना है। क्लियर, अब आप इंटरपोलेशन लगा लेना, इसमें इंटरपोलेशन मैं नहीं लगा रहा हूं। क्लियर, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन आपका ये जो लेमडा रिक्वायर्ड निकल के यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका 101.5। कितना निकल के आएगा लेमडा रिक्वायर्ड आपका आ जाएगा 101.5। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, फ्रॉम इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन आप लगा लेना, मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप इंटरपोलेशन निकालोगे। ठीक है, जब इंटरपोलेशन आपका निकल आया है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, देखो, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि लेमडा रिक्वायर्ड जो आपका है वो आपका एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर मिनिमम को क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं लेमडा सॉरी एल इफेक्टिव अपॉन लेमडा रिक्वायर्ड। ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका 101.5। तो आर मिनिमम जो आपका है वो आर मिनिमम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 98.52 mm, 98.52 mm, ये आपका आर मिनिमम यहाँ पे निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, आर मिनिमम आपका निकल के आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या निकालोगे, एक्चुअल स्पेसिंग निकालोगे जो एग्जैक्ट 750 किलो न्यूटन लोड को रेजिस्ट करे। ठीक है, तो एक्चुअल स्पेसिंग टू रेजिस्ट, कैलकुलेट कैलकुलेट एक्चुअल स्पेसिंग, कैलकुलेट एक्चुअल स्पेसिंग टू रेजिस्ट एग्जैक्ट 750 किलो न्यूटन लोड। क्लियर, 750 किलो न्यूटन एग्जैक्ट लोड को रजिस्ट कराने के लिए कितनी स्पेसिंग अपने को चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे आर एक्स एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू आर बाई वाई वन का स्क्वायर प्लस सी वाई बाई प्लस एस वाई टू का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आर एक्स एक्स वन अभी आपने कैलकुलेट किया है 98.52 का स्क्वायर, और आर वाई बाई वन आपको जो दिया गया है वही लेना है 26.18 का स्क्वायर प्लस सी वाई बाई जो आपको देके रखा हुआ है 23.6 प्लस एस बाई टू का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एस की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 142.75 mm। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर मुझे 750 किलो न्यूटन लोड को रजिस्ट कराना है तो दोनों ही जो आपके बैक टू बैक प्लेसमेंट हो रहा है चैनल सेक्शन का, तो मुझे 142.75 mm स्पेसिंग रखना है उन दोनों सेक्शन के बीच में। ठीक है, उन दोनों सेक्शन के बीच में मुझे कितना रखना पड़ेगा स्पेसिंग, मुझे रखना पड़ेगा 142.75 mm आपका स्पेसिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर जो आपका होता है वो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपने को WSM से ही पढ़ना है लेसिंग सिस्टम को और ब्रेसिंग सिस्टम को। ठीक है, तो उसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस न्यूमेरिकल को एक बार आप घर पर बिना देखे सॉल्व करना। ठीक है, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है या कंफ्यूज होते हो तो आप मुझसे वो डाउट अपना क्लियर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, क्लास ओवर।